फिर बात आती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की, कि बैक्टीरिया ग्रो कैसे करते हैं और रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो इससे मुराद है कि बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा हो रहा है, उनके नंबर बढ़ रहे हैं। एक जगह पर एक बैक्टीरियम था, उससे 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और इस तरह वो तेजी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की मल्टीप्लाई करने का तरीका बाइनरी फिशन कहलाता है। बाइनरी फिशन यानी बाइनरी का मतलब 2 और फिशन का मतलब टूटना, तो 2 हिस्सों में सेल का टूटना, डिवाइड करना बाइनरी फिशन कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीकाकार है, बैक्टीरिया एक खास हद तक साइज में ग्रो करते हैं, जितनी भी उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो सेल उतना बड़ा हो जाता है, और उसके एक खास हद तक बढ़ने के बाद वो अपने क्रोमोसोम की कॉपी बनाना शुरू कर देता है। एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनाए जाते हैं, दोनों किनारों पे एक एक क्रोमोसोम पहुंचा दिया जाता है, और फिर सेल दरमियान में से मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच करके 2 हिस्सों में सेल को डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो फिर वो दोबारा ग्रो करना शुरू कर देता है और एक खास हद तक ग्रो करके फिर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यही साइकिल बार 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 चलता रहता है अगर कंडीशंस फेवरेबल हों। ठीक है, यानी कि खुराक अवेलेबल है और टेम्परेचर भी मुनासिब है, कोई नुकसानदेह चीज भी मौजूद नहीं है, तो फिर वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक खुराक अवेलेबल होगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन के साइज में इजाफा होता जाता है। एक बैक्टीरियम जितनी देर में 2 हो जाए, एक डिवीजन खत्म होने से लेकर अगली डिवीजन कंप्लीट होने तक का जो साइकिल है, इसको बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, एक डिवीजन कंप्लीट होने से लेकर अगली डिवीजन कंप्लीट होने तक का वक्फा जनरेशन टाइम कहलाता है, कि ये बैक्टीरिया कितनी देर में डबल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपका ई कोलाई है तो वो तकरीबन 20 मिनट में डबल हो जाता है। ठीक है, अगर आपने 100 बैक्टीरियल सेल रखे थे, 20 मिनट इंक्यूबेटर में रखा, वो मल्टीप्लाई करके 40 हो जाएंगे। अगर आपने 40 थे, अगले 20 मिनट बाद वो 80 हो जाएंगे, तो वो मल्टीप्लाई करते जाते हैं और तकरीबन 24 घंटे बाद वो 1 अरब के करीब पहुंच जाते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से मुराद है कि पॉपुलेशन वक्त के साथ कैसे ग्रो करती है, तादाद किस तरह ग्रो कर रही है, उसका एक ग्राफ बनाया जाए, तो इसको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। 1-2 दफा ये पेपर में आया, गर्चे ग्राफ मेरे ख्याल बुक में नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो पेपर में आया कि ड्रा करें किसी बोर्ड में, तो कहने का मकसद है कि ये पूछा जा सकता है। तो वक्त के साथ बैक्टीरिया किस तरह ग्रो करते हैं उसका अगर आप ग्राफ बनाएं, तो इसको हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। कर्व से मुराद के वो जो लाइन आप ग्राफ की लाइन बना रहे हैं, और इसके अंदर आपको 4 डिस्टिंक्ट फेजेस नजर आती हैं, 4 स्टेजेस नजर आती हैं। अब इससे पहले ये करें कि आपने जनाब दूध लिया, साफ सुथरा बिल्कुल खालिस दूध लिया, और उसको आपने गर्म कर लिया ताकि उसके अंदर पहले कोई बैक्टीरिया अगर मौजूद थे भी तो अब वो मर जाएं। सारे बैक्टीरिया उबाल के आपने मार दिए। अब आपने उसके अंदर एक बैक्टीरियल सेल बड़े ध्यान से डाल दिया। अब वो बैक्टीरियल सेल कहां से आया? वो बैक्टीरियल सेल मोस्ट प्रोबेबली आपने लिया मसलन मट्टी से लिया या गटर से लिया या कहीं से भी लिया, बैक्टीरिया आपको मिल गया, हवा से ले लिया आपने। ठीक है, अब इससे पहले वो कहां पे था? इससे पहले वो मट्टी में था या गटर में था, या ऐसे ही है कि आप जनाब वो कोई भीख मांगने वाला बच्चा था, कहीं चौक से चौराहे से आप जबरदस्ती पकड़ के उसको ले आए और उसको जनाब आपने अपने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ठीक है, अब वो माहौल उसके लिए नया है, उसको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे क्या कुछ है और इनमें से मेरे इंटरेस्ट की कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो शुरू में जब आप उसे ला के बिठाएंगे तो क्या होगा कि वो बैठा रहेगा अपनी जगह पे, लेकिन इधर उधर देखता रहेगा, चीजें देखेगा, अच्छा सोफे के नीचे क्या रखा है, अलमारी के ऊपर क्या रखा है, सारी चीजों का जायजा लेगा। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर में आप गए कि ठीक है मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ या जो भी,
तो उतनी देर में अब जब मानूस हो जाएगा 5-10 मिनट में, तो फिर वो चीजों को हिला जुला के देखना शुरू करेगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। वो कोई शो पीस उठा के देखेगा कि इसके नीचे क्या है, ये बजता है या नहीं बजता है। फिर थोड़ी देर में जनाब आपको कोई चीज टूटने की आवाज आएगी, चीजें तोड़ना छोड़ना शुरू कर दी उसने, कोई इधर से बॉल फेंकी या कुछ और किया, ठीक है। तो जब वो फ्री हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर वो रिलैक्स होके जिस तरह बच्चे खेलते कूदते हैं वैसे शुरू हो जाएगा। तो यही था बैक्टीरिया का भी है कि आपने उसको गटर से निकाला या आपने उसको मिट्टी से निकाला या कहीं हवा से पकड़ के आपने उसको दूध में डाल दिया। अब उसको नहीं पता कि दूध में क्या कुछ है, खाने को क्या अवेलेबल है, कौन सी चीजों को डाइजेस्ट कर सकता हूं, कौन सी चीजों को नहीं कर सकता। अगर है भी तो वो उन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। वो तो गटर में से गंदबला खाने के लिए उसने एंजाइम बनाए हुए थे, तैयार किए हुए थे। अब दूध को डाइजेस्ट करने के तो उसके पास एंजाइम फिलहाल नहीं है, तो उसको कुछ वक्त लगेगा वहां पे मौजूद खाने की चीजों को एक्सप्लोर करने में और फिर उनके लिए एंजाइम्स तैयार करने में, उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो तैयार करने में। तो उस दौरान वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। स्टार्ट वाले फेज को, जिस दौरान बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको हम लैग फेज कहते हैं। लैग का मतलब है पीछे रह जाना, स्लो हो जाना, ठीक है। तो इस दौरान बैक्टीरिया की तादाद इंक्रीज नहीं कर रही होती और बैक्टीरिया तैयारी कर रहे होते हैं खाने पीने की, मल्टीप्लाई करने की। फिर सेकंड फेज आती है, इसको हम लॉग फेज कहते हैं। लॉग फेज में अब बैक्टीरिया तैयार हो चुका है, एंजाइम्स तैयार कर लिए उसने लैग फेज में। अब वो एनवायरनमेंट की चीजों को तेजी से तोड़ना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे दूध में लैक्टोज है या उसमें मक्खन है, चिकनाई है या उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, तो वो उन चीजों को तेजी से डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा और खुराक खाएगा, ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। तो बड़ी तेजी के साथ वो मल्टीप्लाई करता जाएगा और एक्सपोनेंशियल रेट पे मल्टीप्लाई करेगा। एक्सपोनेंशियल रेट का मतलब है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। अब देखें तो पहले 20 मिनट में 1 से कितने हुए थे? 2। और आखिरी 20 मिनट जो अभी मैंने बोले कि 32 से, तो 20 मिनट में कितने पैदा हुए? 32 नए पैदा हुए। और अगले 20 मिनट में कितने नए बैक्टीरिया पैदा होंगे? 64 बैक्टीरिया पैदा होंगे। तो हर 20 मिनट में बैक्टीरिया जितने ऐड हो रहे हैं वो तादाद डबल होती जा रही है। तो हर 20 मिनट बाद बड़ी तेजी के साथ ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ग्राफ ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि तादाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या लॉगरिथम पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, ठीक है। तो वो लॉगरिथम इसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर आती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब यह है कि वो मल्टीप्लाई करते गए करते गए करते गए करते गए, लाख हो गए, करोड़ हो गए और अब अरब के करीब पहुंचने वाले हैं। अब तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि उस एक ग्लास में अनलिमिटेड बैक्टीरिया तो नहीं रह सकते, ठीक है, कुछ मखसूस तादाद रहेगी। फिर वो जो लोग वहां पे बैक्टीरिया रह रहे हैं वो जाहिर है वहां से न्यूट्रिएंट निकालते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट्स कम होती जाएंगी। फिर वो न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के बाद वो बना देते हैं मिसाल के तौर पे लैक्टिक एसिड। जिस तरह हम लोग यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब वो लैक्टिक एसिड उसी दूध के ग्लास में रहेगा जिसमें था, ठीक है। तो वो इर्द गिर्द सारा गंद बला वहां पे मौजूद है, ठीक है। अब वो लैक्टिक एसिड उनको पसंद नहीं है, वो बैक्टीरिया के लिए जहरीला है, ठीक है। जहरीला था, इस वजह से बॉडी से बाहर निकाल के फेंक दिया। अब सारे 1 अरब बैक्टीरिया बाहर निकाल निकाल के फेंके जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो दूध का जायका चेंज हो जाएगा। वो लैक्टिक एसिड की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खट्टा होना शुरू हो जाएगा, पीएच लो होना शुरू हो जाएगी। और पीएच लो होने से क्या बनेगा? दूध में एसिड डालें तो वो फट जाता है, दही बनना शुरू हो जाती है, प्रोटीन्स डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं और वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती हैं और आपको दही की फॉर्म में नजर आती हैं। अच्छा, अब इस दौरान क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया के पास खाने के लिए मटेरियल कम है और वेस्ट मटेरियल ज्यादा है।
लिहाजा जो नए बैक्टीरिया आएंगे वो ग्रो नहीं कर सकते अब। ठीक है, वक्त आ गया है कि अब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है, या अगर कोई बैक्टीरिया ऐड हो भी रहे हैं तो उतने ही बैक्टीरिया वहां पर मरना भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मरने वालों की तादाद और नए आने वालों की तादाद बराबर हो जाएगी और ओवरऑल ग्रोथ 0 हो जाएगी। हम देखेंगे कि मजीद नए सेल्स ऐड नहीं हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, कि अब ग्रोथ ऊपर की तरफ नहीं जा रही बल्कि रुक गई है। तो रिप्रोडक्शन का रेट और डेथ का रेट आपस में बराबर हो जाते हैं, नए सेल्स ऐड नहीं हो रहे अब हमारे क्लास में, और इसको हम स्टेशनरी फेज कहेंगे। और अल्टीमेटली हालात इतने खराब हो जाते हैं, उस दूध में से इतनी स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर खाने के लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं रह जाता, और इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि जो पहले से मौजूद सेल्स हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। तो डेथ या डिक्लाइन फेज आ जाती है कि अब तादाद नीचे की तरफ जा रही है, मजीद सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे बल्कि जो पहले से मौजूद थे वो भी मरना शुरू हो गए। अगर वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया थे तो अब स्पोर बनाने का वक्त आ गया है, खाने पीने को चीजें नहीं मिल रही हैं, लिहाजा अब स्पोर बनाओ, सो जाओ, अगली दफा जब बारी आएगी तब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डेथ रेट ज्यादा हो जाता है, रिप्रोडक्शन का रेट कम होता है, लिहाजा ओवरऑल तादाद आपको कम होना नजर आती है कि वो तादाद अब पहले से कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ। ठीक है, फिर बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरह से तो नहीं होती जिस तरह एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऐसी रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हमने बात की थी कि जेनेटिक मिक्सिंग का एक तरीकाकार रखा हुआ है। जेनेटिक मिक्सिंग से मुराद ये है कि एक बैक्टीरिया अपनी जीन्स दूसरे बैक्टीरियम तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसको जेनेटिक मिक्सिंग को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल को। डोनर, जो सेल जेनेटिक मटेरियल दे रहा है उसको डोनर कहते हैं, जो रिसीव कर रहा है उसको रेसिपिएंट कहते हैं, और ये होता है सेक्स पिलाई के थ्रू। ठीक है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले पिलाई हैं। पिलाई हमने पढ़ा कि वो हॉलो पाइप से होती है, उनके थ्रू एक सेल से प्लाज्मिड दूसरे सेल में चले जाते हैं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन अगर एक सेल में थी तो अब वो दूसरे सेल में भी आ जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं, और इसकी वजह से बैक्टीरिया के पास नई नई जीन्स आ जाती हैं, और उन जीन्स से फिर बैक्टीरिया हालात का मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं। वो अगर एंटीबायोटिक आपने खाई हुई है तो वो उसमें सरवाइव कर जाएंगे, या हैवी मेटल है तो उसके अगेंस्ट उनके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसकी मौजूदगी में भी सरवाइव कर जाएंगे। तो ये सर्वाइवल के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल होती है।